हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मुकेश जांगीर आपके लिए लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के 11th क्लास के लिए। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने क्या किया था, 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर क्वांटम नंबर्स अपने फिनिश कर लिया है, कुछ एग्जांपल्स भी आपके लिए करवाए गए थे। आज का लेक्चर क्या है, ऑर्बिटल और नोड। ऑर्बिटल नाम आपने सुना होगा थोड़ा बहुत, कहां पे अलग अलग क्वांटम नंबर्स में अपने यूज किया था। अब इस क्लास में क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ऑर्बिटल के बारे में और पढ़ेंगे, प्लस उनकी शेप क्या होती है वो देखेंगे, और नोड का क्या यूज है, क्या होता है नोड, ये अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला केस आया कि व्हाट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है, देखिए आपको पता एटम है, एटम के अंदर क्या होते हैं, सेल, सब सेल अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर्टिकुलर जगह पर ही होते हैं। अब बात आ गई एक जगह पर ही क्यों होते हैं, क्योंकि अलग अलग सब सेल्स या फिर ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करना चाहते हैं, अपना रिपल्सन मिनिमम करना चाहते हैं। क्योंकि कोई चीज तभी स्टेबल होती है जब उसको कहीं से रिपल्सन ना लगे। तो यही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए अपना जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको एक पर्टिकुलर शेप के अंदर सेट कर लेते हैं, और वो जो शेप बनती है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्पेस इन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब 95% तक, 92 to 95% आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ऑर्बिटल समझ गए होंगे कि एटम के अंदर एक ऐसा स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, 95% तक होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। अभी मैं बेसिक डेफिनेशंस बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, सब की शेप अपन एक एक करके देखेंगे। ये तो बात हुई ऑर्बिटल। नेक्स्ट है डीजनरेट ऑर्बिटल। अब ये आपके लिए एक नया वर्ड आ गया कि डीजनरेट का मतलब क्या होता है। डीजनरेट का मतलब होता है सिमिलर एनर्जी, सिमिलर एनर्जी। और यहां पर साथ में अपन ने ऑर्बिटल यूज किया है, इस वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, डीजनरेट ऑर्बिटल। मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या हो बेटा, सिमिलर हो, आपस में सेम हो। सो दोज ऑर्बिटल्स व्हिच हैव सिमिलर एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल। अब बताइए एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, एक ऑर्बिटल तो किसी के बराबर नहीं होगी, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे, उसकी डीजनरेसी कितनी मानते हैं अपन, 0 मानते हैं। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो तीनों सेम एनर्जी, तो डीजनरेसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। डी ऑर्बिटल्स में कितने होंगे ऑर्बिटल, 5, तो 5 की एनर्जी सिमिलर, तो वहां पर डीजनरेसी कितनी होगी, 5। एस के लिए ध्यान रखना है बेटा 0, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिटल है, तो किसी के भी इक्वल उसकी एनर्जी नहीं होती है। तो अपन देख सकते हैं, देखिए ये आपके ऑर्बिटल्स और ये उनकी डीजनरेसी। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी और एफ। डीजनरेसी इसकी कितनी, 0। पी की कितनी, जितने ऑर्बिटल, डी के जितने ऑर्बिटल और एफ के जितने ऑर्बिटल। ध्यान रखना है एस की 0 ही होती है, रीजन उसकी एनर्जी किसी दूसरे की इक्वल होती ही नहीं है, इसलिए डीजनरेसी कितनी हो गई, 0। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है नोड। ठीक है, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि द स्पेस इन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अब बेटा एटम के अंदर तो 2 टाइप की जगह होगी, कौन कौन सी, एक तो वो जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और दूसरी वो जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, बस वही नोड है। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन ना मिले उसको क्या बोलेंगे, नोड। करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है, स्पेस इनसाइड एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ध्यान रहे, इज 0, नॉट मिनिमम। ठीक है, तो यहां पर क्या कहेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, नॉट मिनिमम। कई बार कंफ्यूजन करने के लिए क्या कर देते हैं, क्वेश्चंस में दे देते हैं कि नोड इज, पहला ऑप्शन आ गया आपके लिए क्या, मिनिमम, दूसरा ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। तो कंफ्यूज हो गए कि मिनिमम 0 तो एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हमेशा बेटा प्रीफर किसको करना है, 0 को ही करना है, तो वही क्या होता है, उसका नोड होता है। ठीक है,
तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन, नोड की डेफिनेशन आपके लिए क्लियर हो गई होगी। अब अपन बात करते हैं कि ये नोड कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अपन नोड के बारे में जाएंगे, फिर एक एक ऑर्बिटल को लेंगे और फिर उसमें नोड चेक करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ नोड की अगर बात करें तो नोड के बेटा दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बात करते हैं रेडियल नोड, इसे रेडियल नोड भी कहते हैं और स्फेरिकल नोड भी कहते हैं। तो पहला अपना नोड कौन सा हो जाएगा? रेडियल नोड एंड स्फेरिकल नोड। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन सुनिए। ए सरफेस इनसाइड एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नोड है तो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी तो क्या होनी चाहिए? जीरो। लेकिन ये क्या है? रेडियल नोड क्या है? एक सरफेस है, एक तरीके से स्फेरिकल शेप होती है, एक स्फेरिकल सरफेस होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या मानी जाती है? जीरो मानी जाती है। तो अब इसको देखते हैं कैसे। प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो रेडियल नोड होते हैं वो कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए रेडियल नोड इक्वल टू होता है n माइनस एल माइनस 1। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है रेडियल नोड। ठीक है, एक बार देखिए। सेकंड है अपने पास एंगुलर नोड, या फिर इसको बोलते हैं नॉन स्फेरिकल नोड, या फिर इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। अभी अपन जस्ट इनकी बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं, इनका एग्जैक्ट सही तरीके से एक्सप्लेनेशन कब आएगी? जब अपन एक एक ऑर्बिटल को लेंगे, वो जस्ट इसके बाद आने वाला है। तो एंगुलर नोड का मतलब क्या होता है? एंगुलर नोड होता है ए प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस। अगेन लिसन, ए प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, कॉल्ड एंगुलर नोड। मतलब यहां पर क्या है कि इस तरीके का नोड है, वो न्यूक्लियस से पास होगा, और न्यूक्लियस से पास होगा और उस प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसी कोई जगह है तो उसे क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन या फिर एंगुलर नोड। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, या फिर मैं कहूं कि नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है बेटा स्मॉल एल। ठीक है, तो ये n माइनस एल माइनस 1 और ये क्या है यहां पर? केवल और केवल n। अब देखिए टोटल नोड क्या होंगे? टोटल नोड क्या हो जाएंगे? रेडियल प्लस एंगुलर। इसका मतलब n माइनस एल माइनस 1 प्लस स्मॉल एल इक्वल टू एल से एल कैंसिल n माइनस 1। इस तरीके से आप टोटल नोड काउंट कर सकते हो। अब आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? काउंट करने हैं रेडियल नोड और एंगुलर नोड। तो देखिए यहां पर तो आपको मैं ऑर्बिटल दे देता हूं, ऑर्बिटल कहो या सबसेल। उसके बाद में आपको दे देते हैं क्या? रेडियल नोड। उसके बाद क्या देते हैं? नोडल प्लेन। उसके बाद क्या दे देते हैं? टोटल नोड। ठीक है, तो देखिए इसको काउंट करना है, फॉर्मूले लिख देते हैं साथ में, कंफ्यूजन हो। n माइनस एल माइनस 1 स्मॉल एल और आपका n माइनस 1। आप इक्वेशन है 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s। इनके लिए आपको रेडियल नोड काउंट करते हैं। अभी आप क्या करें? वीडियो पॉज करें और इनको कंप्लीट फिलअप करें। ठीक है, अब मैं बता देता हूं, आपने खुद ने बना लिया होगा। तो n माइनस एल माइनस 1, पहले क्या होगा? 1 माइनस एल के वैल्यू बेटा 0 माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 1। 2 माइनस p के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 माइनस 0 माइनस 1 1। 3 माइनस 1 माइनस 1 1। 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है,
नेक्स्ट है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन के लिए एल की वैल्यू तो वो तो अपने को दिख रही है, एस के लिए 0, ये बीच वाला लिख दो चाहे 0 1 0 1 2 एंड 0। टोटल के लिए ऐड कर दो चाहे n माइनस 1 कर दो, n के लिए 1 1 माइनस 1 0, इनको ऐड कर लो चाहे 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 2 3 0 3। तो इस तरीके से आप रेडियल लोड एंगुलर लोड को डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब सबसे अच्छा खेल और इसको और अच्छे से कंसेप्चुअली समझने का तरीका आएगा। वो कैसे होगा, एक एक ऑर्बिटल को लेंगे और उसका क्या करेंगे अपन, सोचो, एक एक ऑर्बिटल को लेंगे और उसकी शेप बनाएंगे और उनके अंदर रेडियल नोड भी चेक करेंगे और एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन भी अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं एक एक ऑर्बिटल को लेके। सबसे पहले लिया है मैंने क्या, एस ऑर्बिटल। आपको पता है कि एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। और एस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी बेटा, शेप क्या होती है, स्फेरिकल। ठीक है, तो शेप होगी इसकी स्फेरिकल। एम की वैल्यू क्या होती है बोलिए, L0 तो M0। और आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, जितनी एम की वैल्यू होती है उतने ही ओरिएंटेशन होते हैं। तो इसके ओरिएंटेशन मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर कितनी शेप बनेगी, एक ही शेप बनेगी। उस ज्योमेट्री में कितनी होगी, एक ही शेप बनने वाली। अब देखिए कैसे कैसे होता है रियल में एस ऑर्बिटल। देखिए आपको पता है हर एक एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। एस ऑर्बिटल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, स्फेरिकल शेप। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होता है बेटा, रैंडम होता है। ध्यान रहे ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो एक ऑर्बिटल में 2 ही होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह टिक नहीं रहते हैं। ठीक है ना, वो नटखट होते हैं, नोटोरियस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, अब इस मूवमेंट की भी खासियत होती है। इलेक्ट्रॉन है तो एक चार्ज ही, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है। तो ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस के पास में ज्यादा होते हैं। एस ऑर्बिटल की खासियत होती है ये जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस होते हैं वो कहां पर ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियस के पास में ज्यादा होते हैं। ये बात क्लियर होगी। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। तो ये बात है, एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी होती है वो एक स्फेरिकल शेप में होती है और न्यूक्लियस के क्लोज सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन मिलने बहुत कम हो जाएंगे और जहां कम हो जाएंगे वहां वो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ये होती है कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल की शेप। एस ऑर्बिटल के चांसेस कुछ ऐसे होते हैं। अब ये क्या हुआ, ये तो एक 1s ऑर्बिटल हो गया। मतलब अब मैं इसको थोड़ा सा आसान समझने के लिए, इसका रियल व्यू है, अब आसान समझने के लिए अपन क्या कर देते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये ऑर्बिटल क्या आ गया आपका, 1s ऑर्बिटल आ गया। यहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, ये मैं प्रोबेबिलिटी बना देता हूं, यहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस है। तो ये प्रैक्टिकली समझने के लिए ये थोड़ा सिंपल अपन वे में। अब एक टाइम बाद में इलेक्ट्रॉन मिलने फिनिश हो जाएंगे, फिर क्या होगा। अब मैं कहूं कि 2s ऑर्बिटल कहां पर है, तो 2s ऑर्बिटल भी तो बेटा s ऑर्बिटल वो स्फेरिकल शेप में होगा। 2s है तो आपको पता है n की वैल्यू ज्यादा होती है तो साइज भी क्या होती है, ज्यादा ही होती है ना। अगर मैं यहां पर इनके साइज की बात करूं तो साइज क्या होगा, 1s से बड़ा 2s, 2s से बड़ा 3s, 3s से बड़ा 4s, क्योंकि डिपेंड किस पर करता है, n पर करता है। n बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद 2s ऑर्बिटल आएगा तो 2s ऑर्बिटल क्या होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, एक टाइम आएगा इलेक्ट्रॉन फिनिश, फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ना दोबारा स्टार्ट होंगे। फिर जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, 2s ऑर्बिटल। तो सेम कहानी यही रहेगी कि 2s में भी इलेक्ट्रॉन पहले ज्यादा होते हैं, फिर धीरे धीरे कम होंगे, फिर एक टाइम के बाद फिनिश हो जाएंगे। फिर क्या होगा, अब मैं कहूंगी 3s ऑर्बिटल, वो भी क्या होगा, बिल्कुल स्फेरिकल शेप में होने वाला है। ये आ गया 3s। तो कुछ इस तरीके से s ऑर्बिटल की शेप होती है। अब आप कहोगे सर ऑर्बिटल ये 1s एकदम क्लियर कट दिख रहा है, ये 2s भी क्लियर कट दिख रहा है, 3s भी क्लियर कट दिख रहा है।
अब यहां पर क्या हुआ कि 1s और 2s के बीच में एक स्पेस है, खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको बताया था बेटा नोड क्या होता है, एक ऐसा स्पेस एटम के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब रेडियल नोड और नोडल प्लेन में आ जाओ आप। रेडियल नोड में क्या बताया था, एक ऐसी सरफेस, एक ऐसी स्फेरिकल सरफेस, एक ऐसी रेडियल सरफेस जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो ये क्या स्फेरिकल नहीं है क्या, ये एक सरफेस नहीं है क्या, सरफेस ये देखो, ये देखो। तो इसको क्या कहेंगे अपन, रेडियल नोड। ठीक है, और कहीं दिख रहा है क्या आपको, ये रहा, तो ये भी क्या है, रेडियल नोड। तो इसमें एक बात क्लियर हो गई कि दो सक्सेसिव एस ऑर्बिटल को जो सेपरेट करने वाला पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियल नोड कहते हैं। 1s के अंदर रेडियल नोड होगा क्या, अब मैं यहां पर तो ऑर्बिटल की बात करता हूं और यहां पर रेडियल नोड बात करता हूं। अब बेटा फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, सिंपल एक कंसेप्ट लगाने वाला हूं मैं, प्रैक्टिकली थोड़ा फील करने वाला, थोड़ा फील करो इसको। तो 1s के अंदर ये बाउंड्री है, इसके अंदर के साथ कोई खाली जगह है क्या, अब आपको सर दिख रही है हमें, तो कहा न्यूक्लियस, अरे न्यूक्लियस के बाहर होना चाहिए, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है एटम के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर। तो ये क्या हो जाएगा, 1s के अंदर कोई हमें सर रेडियल नोड नहीं दिख रहा है, तो ये आपका 1s, ये 2s, ये 3s और ये 4s। 1s के अंदर कितने हो जाएंगे रेडियल नोड, 0। 2s के अंदर, सर 2s में तो कुछ नहीं है, अरे बेवकूफ 2s के अंदर की साइड देख, ये आउटर बाउंड्री है, इसके अंदर की साइड देख, तो 1s और 2s के बीच में खाली स्पेस है जिसे अपन क्या कहेंगे, रेडियल नोड। तो कितना हो गया, एक है इसके अंदर। देखो 3s के अंदर अगर बात करें तो कितने हो गए, एक ये भी है, ये भी है, तो कितने हो जाएंगे, 2। 4s के अंदर क्या होगा, एक और आ जाएगा जो बाउंड्री को सेपरेट करेगा 3s और 4s को, तो कितने हो गए रेडियल नोड, 3 हो गए। आप फॉर्मूला भी लगा लो एक बार, क्या था फॉर्मूला, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 माइनस 1 इक्वल टू 0, n माइनस l माइनस 1 1, n माइनस l माइनस 1, n माइनस, सॉरी 1 आ गया, n, मैंने क्या कर दिया, n की वैल्यू 1, n माइनस l माइनस 1 0, n की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2 है, सॉरी इसमें क्या है, ये देखो 2, और फिर यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 4 माइनस 0 माइनस। तो देखिए इस तरीके से भी कैलकुलेट करें। अब आप कहोगे कि नोडल प्लेन और काउंट करना है। नोडल प्लेन क्या होता है, ए प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस। बेटा ये प्लेन बना दे क्या, ये देखो ये न्यूक्लियस से जा रहा है प्लेन, यहां से बना दो, कहीं से बना दो, न्यूक्लियस से पास करवाना है। तो ए प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस ऑन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो ये मान लिया मैंने कोई प्लेन है, सो दिस इज व्हाट, प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पास होने वाला प्लेन है। अब ये बताओ क्या इसके अंदर प्रोबेबिलिटी 0 होगी क्या, अरे ये रही सर 0, ये रही 0, न्यूक्लियस पर भी 0। ऐसे नहीं करना है, एक बार भी इलेक्ट्रॉन टच हो गया तो नोडल प्लेन कहां रहा, देखो यहां पर टच, यहां पर टच, यहां पर टच। अब बात होगी एस ऑर्बिटल के लिए, के अंदर तो नोडल प्लेन होता ही नहीं, क्यों नहीं होता है, क्योंकि बेटा पक्का एस ऑर्बिटल को टच करेगा ही करेगा, क्यों, वो एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर कवर कर रखा है उसको, तो अगर उसमें से कोई भी प्लेन पास करोगे तो पक्का उसको टच करेगा, और इसमें नोडल प्लेन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं नोडल प्लेन की बात करूं तो हमेशा ही एस ऑर्बिटल के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आई थिंक आपको बात क्लियर हो ही होगी एस ऑर्बिटल की। मैं फिर से बता देता हूं, एस ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के अराउंड सिमेट्रिक होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, उसकी एक ही शेप बनती है जो स्फेरिकल है। न्यूक्लियस के क्लोज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होती है, जैसे जैसे दूर जाएंगे प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। अगर सक्सेसिव ऑर्बिटल्स की बात करें तो 1s और 2s के बीच में जो स्पेस होगा उसे रेडियल नोड कहेंगे, 2s और 3s के बीच में जो स्पेस होगा उसको रेडियल नोड कहेंगे। रेडियल नोड फॉर्मूले से भी काउंट कर सकते हो, थोड़ा फील करके भी काउंट कर सकते हो। अगर नोडल प्लेन की बात करें, प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस, वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि एस ऑर्बिटल को पक्का टच करेगा। तो ये थी आपके लिए क्या, एस ऑर्बिटल की थोड़ी सी स्टोरी। अब आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि एस ऑर्बिटल रियली में होता क्या है। अब बात करते हैं अपन पी ऑर्बिटल की।
तो देखिए पी ऑर्बिटल में क्या क्या कैलकुलेट करना है अपने को, आपको पता है पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 1 होती है। पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, शिवजी का डमरू, डम्बल्स है, डम्बल्स है। एम की वैल्यू कितनी होती है, -l से +1, तो -l की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू -1 0 +1, यहां पर वैल्यू कितनी है ये टोटल 3, तो इसके ओरिएंटेशन कितने हो जाएंगे, बोलो, ओरिएंटेशन हो जाएंगे 3 x y z एक्सिस के अलोंग। अगर बात करें 3D ज्योमेट्री में बात करें तो इसके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो एक एक की शेप इसके बाद में बनाते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको अगेन प्रैक्टिकली फील करते हैं रेडियल नोड और नोडल प्लेन के लिए। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी शेप की। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के जो चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाने के, वो डबल शेप में होते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो दो ही है, वो क्या करते रहते हैं बेटा, यहां पर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और वो भी क्या, एक इस डंबल शेप के अंदर घूमते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां होती है, डंबल शेप में होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, इसलिए डंबल शेप इसकी होती है, इसलिए ऑर्बिटल डंबल शेप का है। तो अब मैं बात करूं एक एक ऑर्बिटल के लिए। जैसे ये मैंने बना दिया किसके लिए, 2p के लिए, बेटा 1p तो होता ही नहीं है, 2p होता है। और ये इसकी मैं शार्प बाउंड्री बना देता हूं ताकि समझने में अपने लिए थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया अपना 2p। अब 3p कहां होगा, बिल्कुल क्लियर, इसके बाहर ही होगा। ठीक है, ये 3p के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गया आपका जो 3p था। अगर मैं 2p 3p 4p की बात करूं तो वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ये इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ये आपका हो जाएगा 4p। अब क्वेश्चन आ गया, बात करते हैं नोड की। तो सबसे पहले कौन सा नोड, रेडियल नोड। तो बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, 2p और 3p के बीच में एक स्पेस है। रेडियल नोड की बात करें तो 2p और 3p के बीच में स्पेस है, तो एक रेडियल नोड, ये रेडियल नोड, ये भी रेडियल नोड। तो 2p के अंदर कितने आएंगे, या आप लिख सकते हो यहां पर ऑर्बिटल, और ये यहां पर रेडियल नोड, और ये यहां पर एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्बिटल है, 2p है, 3p है एंड 4p है। 2p के अंदर 0 स्टार्ट हो रहा है, 3p के अंदर 2p 3p के बीच में तो कितना होगा बेटा, 1 हो जाएगा, और 4p के अंदर 2 हो जाएगा। नोडल प्लेन कितने होंगे, ए प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस, ये वाला नहीं होगा, ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। तो p के अंदर नोडल प्लेन पॉसिबल है, कितने, हमेशा एक ही रहेगा, चाहे बेटा साइज कितनी ही बड़ी हो जाए। कौन सा, कुछ ये वाला, जहां पर ये डंबल शेप है, इसके ये दो डंबल शेप पार्ट है, इनके अंदर नहीं होगा, इनको बोलते हैं लोब। ये 1 लोब, ये 2p के अंदर 2 लोब्स है, तो दोनों लोब्स को सेपरेट करने वाली जो प्लेन होता है वही क्या होता है, यहां पर नोडल प्लेन होता है। अब बात करते हैं इनके ओरिएंटेशंस की। p ऑर्बिटल्स के मैंने कितने ओरिएंटेशन बताए आपको, अभी देखिए 3 ओरिएंटेशन बताए हैं। कौन कौन से, px py एंड pz। तो देखिए कैसे बनाना उनको, वो बहुत सिंपल है। ये xyz प्लेन बना लेते हैं अपन यहां पे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, px की, ये आपका py और ये मेरा pz। ये इसके x प्लेन, y प्लेन, ये x प्लेन, y प्लेन, और ये यहां पर इसका z एक्सिस भी लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्लेन आ जाएगा। ठीक है, px कैसे बनेगा, अब p ऑर्बिटल जो होते हैं वो बेटा उनकी खासियत है वो डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल कैसे, ये px है तो x डायरेक्शन में बन जाएगा, py है तो कहां बनेगा, y डायरेक्शन में बन जाएगा, pz है तो कहां बन जाएगा, z डायरेक्शन में बन जाएगा। ये इनकी शेप आ गई, सॉरी ओरिएंटेशन। अब आई थिंक पता चला होगा शेप और ओरिएंटेशन में डिफरेंस क्या होता है। शेप तो सिंपल बना दिया कि डंबल शेप है,
ओरिएंटेशन क्या होता है, एक्सिस के अलोंग या फिर एक्स वाई जेड सिमेट्री के अकॉर्डिंग अपन बनाए, उस ज्योमेट्री के अंदर अपन उसको बनाए। तो ये अपना पी एक्स पी वाई पी जेड आ गया। अब एस ऑर्बिटल बताइए नॉन डायरेक्शनल होता है या डायरेक्शनल? तो वो होता है नॉन डायरेक्शनल। क्यों? क्योंकि वो तो सभी डायरेक्शन में एक्स वाई जेड में सिमिलर ही होता है। अब इनके अंदर बेटा एक क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है क्या, रेडियल नोड। रेडियल नोड नहीं, रेडियल नोड तो डिपेंड करता है एन पर। यहां पर अपन क्या करेंगे, केवल और केवल नोडल प्लेन काउंट करने वाले हैं। तो देखिए आप कैसे बताओ, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ध्यान रखें एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब देखिए यहां पर px में क्या है, ये एक्स एक्सिस अपना, तो px में डंबल शेप कुछ कैसी है, कुछ ऐसी है। ये आपका y बचा, ये z बचा। तो ध्यान रखिए, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो मेरे हाथ है केवल वहीं पर है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन्स कहां पर नहीं है, मेरे दोनों हाथों दोनों मुट्ठियों के बीच से जो एक प्लेन जा रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो उस प्लेन को क्या बोलेंगे, एक्स को छोड़ दो, ये आपका y है मान लो, ये है आपका z। y और z को मिलाने वाला जो प्लेन है वो क्या होगा, इसका नोडल प्लेन। दोबारा से समझें, अपना ये आ गया क्या, x एक्सिस, और ये क्या है y एक्सिस, z एक्सिस। x के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन है ही है, किस पर नहीं होंगे, y पर नहीं है, z पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, y z हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, अगर मैं ये मानू यहां पर z, तो y और आपका z, y और z, z बनाने के लिए यहां बनाया, यहां पर बनाया, लेकिन रियलिटी में क्या होता है ये, तो y और z। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब बेटा एक इंटरेस्टिंग ट्रिक भी बन गई यहां पर। ट्रिक क्या, x पर इलेक्ट्रॉन है तो कहां पर नहीं है, y z पर नहीं है। अगर y पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, y पर इलेक्ट्रॉन है तो कहां नहीं है, z पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x z हो गया। अगर z पर इलेक्ट्रॉन है तो कहां नहीं है, x y पर नहीं है। तो ये इसका क्या हो गया, नोडल प्लेन। तो ये बहुत अच्छा की पॉइंट बन गया होगा क्या, जहां पर इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ दो, बाकी का क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। और इसमें नोडल प्लेन कितना होता है, a। तो px yz py xz pz xy। कुछ इस तरीके से अपन इनके अंदर नोडल प्लेन, रेडियल नोड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर थोड़ा सा अगर बात करें सबसे अच्छे लेवल का, तो ये नोडल प्लेन काउंट करना, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल या फिर डी सबसेट। अब देखिए डी ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू क्या है, का कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 0 1 2, ठीक है। और एल की वैल्यू जब 2 होती है, डी ऑर्बिटल होती है, तो शेप बताई थी मैंने इसकी, क्या थी, डबल शेप, डबल डंबल। 2 डंबल होंगे, मतलब 2 डमरू हैं, तो लोब्स कितने होंगी, 4। हिंदी में लोब्स को बोलते हैं क्या, पाली, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल हो गया, एल की वैल्यू हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एम की वैल्यू, और एम की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 है तो -2 -1 0 +1 एंड +2। तो टोटल वैल्यू ऑफ एम कितनी हो गई, कितनी है बेटा, 5 है। तो एम की जितनी ज्यादा वैल्यू, ध्यान देखें, एम की जितनी एम की वैल्यू उतनी क्या होती है, उसके ओरिएंटेशन होते हैं। शेप तो शेप तो बता दिया यहाँ पर, कौन सी, डबल डबल। तो ओरिएंटेशन कितने होंगे, ओरिएंटेशन हो जाएंगे, कौन कौन से ओरिएंटेशन होंगे, या फिर ये बोल सकते कौन कौन से ऑर्बिटल थे, तो होते हैं इसके डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। तो ये 5 ऑर्बिटल है, या फिर 5 इसके ओरिएंटेशन पॉसिबल है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, वो पहले क्वेश्चन सुनिए कि डी ऑर्बिटल जो 5 टाइप के हैं, जो 5 ओरिएंटेशंस है, उनमें 2 टाइप्स होते हैं। कुछ तो होते हैं एक्सियल, कुछ होते हैं नॉन एक्सियल। तो मैं बता दूं कि ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, ये क्या होते हैं, नॉन एक्सियल, और ये क्या होते हैं, एक्सियल। अब आप कहोगे सर एक्सियल नॉन एक्सियल का मतलब क्या है, एक्सियल का मतलब जो एक्सिस पर बने, जिसके डमरू, जिसके डंबल, या फिर जिसके लोब्स कहां पर हो, एक्सिस के ऊपर हो, वो एक्सियल ऑर्बिटल, और जो एक्सिस के बीच में हो उसे क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। अब इनकी शेप
इनके नोड्स, नोडल प्लेन तो बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। पहले मैं नॉन एक्सियल के बारे में सिखाऊंगा, फिर अपन बात करेंगे किसके, एक्सियल और वाइटल। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं नॉन एक्सियल को बनाना। तो सबसे पहले 3 है, तो यहां पर इसके 3 पार्ट बना लीजिए आप, 1 2 एंड देखिए सबसे पहले dxy। तो dxy है तो इसको क्या ले लो, x, ये तो अपन जनरल तरीका ये। अब yz है तो इसको क्या ले लो बेटा, y और z। अब आप कहोगे सर ये तो x होता है, बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जहां पर जिस साइड को जो मान ले वही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि ऊपर वाला x है, कोई दिक्कत है क्या, ये x ये y ये z मान लो, ये x ये y ये z मान लो, ये x ये y ये z मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। है तो 3 साइड ही। यहां पर इसलिए माना है कि समझने में बहुत आसानी होने वाली है। देखिए कैसे, ये dyz, अब dzx। अब आपको सर z हमेशा हम तो टेढ़ा करते हैं, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है बेटा, अपनी मर्जी से बनाए, आसान बनाए, आसानी से समझे, जरा मिस्टेक नहीं होगी। ये z और ये x। आप कहोगे सर अभी z यहां, अभी z यहां, मैंने बोला इस तरीके से बनाना है, तो ऐसे ही ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं dxy की। तो ये यहां पर न्यूक्लियस डबल डंबल है, और ये क्या होता है, अभी बात की थी नॉन एक्सियल, तो ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है। ये dyz, ये न्यूक्लियस, ये y और z के बीच में आ गया। ये dzx, ये न्यूक्लियस, ये इसके बीच में आ गया। ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इससे रिलेटेड, वो सारे सुने। dxy में पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां रहती है, या फिर नॉन एक्सियल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा रहती है। तो देखिए इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा रहती है, x और y एक्सिस के बीच में 45 डिग्री के एंगल पे, या फिर ये कह सकते हैं कॉमन आए तीनों के लिए, तो दो एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन, इनमें नोडल प्लेन कितने होते हैं। नोडल प्लेन ये तो आपको पता लग गया होगा, कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों, क्योंकि L की वैल्यू इसके लिए कितने हैं, 2, तो जितनी L की वैल्यू उतने ही नोडल प्लेन। अब क्वेश्चन राइज हो गया, क्या क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर जो नोडल प्लेन है वो है कौन कौन सी। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अब आपको यहां से भी डायरेक्ट दिख रहा होगा, 3D में नहीं जाएंगे अपन, 3D में सोचेंगे तो कंफ्यूज होंगे। बेटा इतना टाइम नहीं होती है क्वेश्चंस को इतना थोड़ा ज्यादा 3D फील करने की कोशिश करें। मैं 2D के अंदर 3D बना दूंगा। देखिए कैसे, ये x ये y। अब आप मेरे को बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आपको नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहा क्या, ये रहा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका ये x है, ये z है, तो ये क्या होगा xz। ये y है, ये z है, तो ये yz। तो नोडल प्लेन कौन कौन से हो गए, बोलो, z नहीं है ना यहां पे, तो zx और zy। इसमें बताइए, इसमें ये रहा, अगर इसमें प्लेन इधर उधर कर देते z को तो कंफ्यूज हो जाती। ये क्या है, यहां पर x yz है, तो x कहां नहीं है, xy और xz पे, तो इसके नोडल प्लेन कौन से हो जाएंगे, नोडल प्लेन xy और xz। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, मैं बिना देखे लिख सकता हूं, क्या होगा, देखो yx और yz। अब आपको सर ये तो मैजिक वाला काम हमें भी सिखा दो। बेटा अपने वाले सब्जेक्ट में ऐसे मैजिक लगाना पड़ता है, टाइम बचाना है, टाइम, ठीक है। तो कैसे बचा टाइम, देखो ये तो बात समझ में आ गई। ये वाला और ये वाला, ये आपका z है तो zy zx, ये यहां पर इसी तरीके से x ऊपर है तो xz xy, इसी तरीके से y ऊपर है yx और yz। अब देखो बिना ये शेप बनाए नोडल प्लेन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखने का। dxy है आपके पास, इसमें क्या नहीं है बेटा, z। और नोडल प्लेन क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो z पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इससे जोड़ दो zx और zy। यहां पर क्या नहीं है, x नहीं है, तो क्या xy xz। यहां पर क्या नहीं है, y नहीं है, तो yx yz। और एक बात और बेटा, xy yx में कोई डिफरेंस नहीं होता है, और आप हमेशा इसको ऐसे याद करोगे, xy नहीं बोलोगे yx। क्यों,
ताकि याद रखने में आसानी हो। तो dxy के नोडल प्लेन xy z नहीं है, zx zy। dzx में क्या नहीं है, y नहीं है, तो yx और yz। तो ये तो बात हो गई इनके नोडल प्लेन की। किसके लिए, जो सबसे पहले अपने पास है यहां पे नॉन एक्सियल वाले। अब बात करते हैं एक्सियल। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद में बात करेंगे dz स्क्वायर। ये आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये न्यूक्लियस। जैसा कि आपको पता है क्या, इसकी जो लोब्स होगी कहां पर बनेगी, एक्सिस पर बनेगी। तो बना दो एक्सिस पर। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, पहले इसको डील करते हैं फिर आगे वाले पर चलेंगे। क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां होती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। तो बेटा ये एक्स और वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स और वाई देखा है तो एक्स और वाई एक्सिस लोब्स एक्सिस आएंगे इसमें। तो प्रोबेबिलिटी एक्सिस पर होती है, एक्स और वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे क्या, नोडल प्लेन कहां पे। नोडल प्लेन को देखिए कैसे समझेंगे। कोई जगह दिख रही है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां दिख रही है ये वाली, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका नोडल प्लेन। यहां पर बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा नोडल प्लेन। सो दिस इज व्हाट नोडल प्लेन 1, दिस इज व्हाट नोडल प्लेन 2। ठीक है, तो इसमें नोडल प्लेन कितने होंगे, इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन ये आ गया कि हमें ये बताएं आप यहां पर जो नोडल प्लेन कौन कौन से हैं और कहां पे। कौन तो नहीं बता सकते बेटा, लेकिन ये बता सकते हैं कहां पर। कहां पर बताएंगे, एट 45 डिग्री विथ x एंड y एक्सेस। x और y एक्सिस है 45 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट dz स्क्वायर। dz स्क्वायर थोड़ा सा अलग टाइप का है, देखिए कैसे। ये हमेशा कहां बनता है, z एक्सिस पर बनता है। तो z एक्सिस पर इसकी केवल और केवल ध्यान रखना है, केवल और केवल दो ही लोब्स होती है, ये वाली। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और इसके साथ साथ इसमें एक रिंग भी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है कुछ इस तरीके से। और ये रिंग कहां रहती है, ये रिंग रहती है एक्स वाई प्लेन में। ध्यान रखना, एक्स वाई प्लेन में रिंग रहती है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस होते हैं, और ये लोब्स होती है जेड एक्सिस पर होती है। अब इसको थोड़ा सा फील करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। आपकी तरफ जेड है, ये एक्स है, ये ऊपर वाई है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, जेड ऊपर की साइड है तो ऊपर ही बनाते हैं। दिस इज एक्स जेड एंड आपकी साइड वाई। इसी के अकॉर्डिंग देखें, ये एक्स, ये जेड और ये है एक बच गया वाई। तो एक्स जेड और वाई। जेड एक्सिस पर दो लोब्स है इस तरीके से। देखिए ये मेरा जेड एक्सिस है, ये लोब्स आ गए। ठीक है, ये लोब्स है। और जो रिंग है वो कहां पर, वो एक्स वाई प्लेन में। मतलब ये जो लोब है इसके चारों ओर इस तरीके से एक रिंग है। तो इस तरीके से इसकी शेप होती है, ऊपर नीचे लोब है और एक्स वाई प्लेन के अंदर एक इस तरीके से रिंग होती है। रिंग मतलब ऐसे स्फेरिकल शेप के अंदर, थोड़ी अगर मैं बात करूं सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है। ठीक है ना, उसके अंदर की साइड इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है। अब बात आ गई कि इसमें नोडल प्लेन कितने होंगे। तो नोडल प्लेन 0 होगा। क्यों, क्यों बेटा, कहीं से भी क्रॉस करे रिंग को तो पक्का काटेगा, रिंग को काटेगा, नोडल प्लेन 0। लेकिन इसमें क्या होता है, नोडल कोन होता है। ठीक है, नोडल का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ना हो। कोन का मतलब एक ऐसा स्पेस है यहां पर। कोन मतलब जैसे आइसक्रीम कोन होता है। तो देखिए कहां पर, लोब्स के तो बाहर की साइड और रिंग के अंदर की साइड। रिंग की साइज काफी बड़ी होती है लोब्स की कंपैरिजन में, तो रिंग के अंदर लोब के बाहर, और वो कुछ इस तरीके से बन जाती है। अगर यहां पर इसको देखा जाता है 3D में, रियलिटी में, तो वो कुछ इस तरीके से शेप बन जाती है। आपसे शेप नहीं बनवाएगा, आप तो केवल इतना ही ध्यान रख लो ना, नोडल कौन होता है कहां पर, रिंग के अंदर, और ये जो यहां पर लोब है, लोब के बाहर की साइड। ठीक है, ये मैंने यहां पर बता दिया।
अब इसके साथ साथ मैं आपको एक साइन कन्वेंशन और बताने वाला हूं कि ये जो लोब्स होते हैं इनके अंदर साइन भी लिखते हैं। साइन कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। मैं पी ऑर्बिटल्स भी बता देता हूं यहां पर। ये आपका था px, py एंड pz। ये यहां पर इसकी लॉब्स थी, सॉरी ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस और ये z एक्सिस। साइन मतलब एक्स वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन लगाते हैं। देखो ये x की पॉजिटिव साइड में तो ये प्लस, ये नेगेटिव साइड में तो माइनस, ये प्लस साइड में तो प्लस, ये माइनस, ये ऊपर की साइड है तो प्लस और ये तो आपको पता है मैथ्स में पढ़ते हो तो राइट वाला पार्ट यहां से देखिए तो पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें कैसे लगाएंगे साइन? देखिए डी एक्स वाई है, यहां पर क्या है x मल्टीप्लाई विथ y। तो यहां पर देखो ये x भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसी तरीके से यहां पर ये प्लस, प्लस के अपोजिट प्लस, माइनस के अपोजिट माइनस, यहां पर प्लस के अपोजिट प्लस, माइनस के अपोजिट माइनस। यहां पे अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहां पर फॉर्मूला अपने पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू रखनी पड़ेगी। पहला यहां पे मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें x पॉजिटिव है और y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये हट गया, x की वैल्यू प्लस रखेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा। लेफ्ट वाला देखते हैं, y 0 है तो y हट जाएगा, x की वैल्यू माइनस रखोगे तो माइनस का स्क्वायर होगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा ना, माइनस का स्क्वायर। अब y की बात करते हैं, y पर x 0 तो पीछे क्या बचा, अगर मैं बात करूं फॉर y तो x इक्वल टू 0, पीछे क्या बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। अब माइनस वाई स्क्वायर में प्लस वाई वैल्यू रखोगे तो प्लस का स्क्वायर प्लस, लेकिन पहले माइनस है तो यहां पर माइनस। अगर नीचे की साइड जाओगे माइनस है लेकिन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, लेकिन बेटा पहले माइनस लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ही। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन होगा। नहीं समझ में, एक बार दोबारा से देख लेना वीडियो यहां से। इसके अंदर बात करें, एक ऊपर लोग एक नीचे, केवल डी जेड स्क्वायर है, यहां पर डी जेड पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, यहां पर माइनस, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात हुई इसके साइन कन्वेंशन। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या देख लिया, सभी ऑर्बिटल्स देख लिए, उनकी शेप देख ली, नोड देख लिए, डिजनरेट ऑर्बिटल्स देख लिए। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।